Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. And may Allah Pak showers His blessing upon all of you. In today's lecture, we will discuss a new chapter which is Theory for Investment Portfolio Formation. And in this chapter, different topics we will cover. Number one, portfolio theory, that what is portfolio theory, and under this we will discuss the main, or you can say the father of the modern portfolio theory, which is the Markowitz portfolio theory. And then the risk and expected return of a portfolio, what does it mean and how it is calculated. And then we will discuss the CAPM model and APT model, what are these and how these are calculated. Third one is the market efficiency theory, that what is meant by the efficient market hypothesis and what this theory says. Then after that we will conclude our lecture. Portfolio theory, basically this theory has initiated from the mean variance theory, which was given by the Markowitz in 1958. So it is also considered the father of modern portfolio theory, and his complete name is Harry Markowitz, which basically introduced the analysis of the portfolios of investment, that how and why portfolios are made for making investment decision. Next is the new approach, basically presented in his article पोर्टफोलियो फॉर्मेशन. और उसकी जो पोर्टफोलियो फॉर्मेशन में जो उसका बेसिक फोकस था वो क्या था कि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को हमने मेजर करना है. ठीक है. अब जो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ का है, लेकिन जब हम उनको एक पोर्टफोलियो में कंबाइन करते हैं, डेफिनेटली वी विल चेक देयर रिलेशनशिप, एंड दिस इंटर रिलेशनशिप इज मेजर्ड बाय द कोरिलेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट इज़ दैट, क्योंकि इससे पहले जो भी हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है इससे पहले इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट को एग्जामिन करते थे और पोर्टफोलियोज बनाते थे कि इनके डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, बट दे हैव नॉट कंसिडर्ड हाउ दीज आर रिलेटेड ईच अदर, कि उनका आपस में क्या कनेक्शन है. यानी कि इंडिविजुअल एनालिसिस इससे पहले होता था, लेकिन जब हम पोर्टफोलियो में कोई भी एसेट ऐड करते हैं तो हम उनका आपस में रिलेशनशिप चेक करते हैं बाय द कोरिलेशन. तो इससे पहले ये उनको कॉन्सेप्ट नहीं था. तो सो मार्कोविट्स ने ये उनको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप जो है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को सामने रखते हुए डिफरेंट स्टॉक्स आपके पास जो अवेलेबल हैं उनका आप एक पोर्टफोलियो में बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. ठीक है. तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आया था वो ये था कि डाइवर्सिफिकेशन. Diversification, we have already discussed that basically this is the technique you can say to minimize the risk. ठीक है. तो डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में, जो कि क्लासिकल थ्योरी मार्कोविट्स ने जो दी थी और उसको लेते हुए आगे आजकल जो भी मॉडर्न हमारा पोर्टफोलियो थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ये एक सिंगल पीरियड के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब जो है हम लोग जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारा सिंगल ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, फोकस हमारा एक लॉन्ग टर्म के लिए फोकस होता है. सो पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ और अ मिक्स ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज. सो द डिसीजन इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्टिंग एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फ्रॉम अ सेट ऑफ बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियोज. ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है कि जिस पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन करता है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा एट अ मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क. सो here we can say that the essentiality of the Markowitz portfolio theory is the problem of optimal portfolio selection. अब जो प्रॉब्लम रेज होता है इस थ्योरी को सामने रखते हुए ये है कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए.
जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी का जो मेन प्रॉब्लम वो यही है था कि व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ऑप्टिमल इन द सेंस दैट कि जो कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दे और इस डिसीजन को लेते हुए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हुए कि दैट विल गिव हिम मैक्सिमम रिटर्न एट अ मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क। तो ये जो मेथड है शुड बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग द मोस्ट डिजायरेबल पोर्टफोलियोज। तो अब आपके पास अगर डिफरेंट चॉइसेस हैं, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से कौन सा बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड इंट्रोड्यूस किया गया तो हम करते हैं यूज ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स। अब इनडिफरेंस कर्व्स को जब हम डिफाइन करते हैं कि ये कर्व्स होती क्या है, कि जब इसको हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो जो वर्टिकल एक्सेस और एक्स एक्सेस पे जो हमारा इसका रिलेशनशिप होता है वो रिस्क रिटर्न का होता है। बेसिकली जो रिटर्न है वो हमारे वाई एक्सिस पे और जो रिस्क है वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको जो भी एक ग्राफ मिलता है वो एक कर्व की शक्ल में आपको सामने आता है, तो उसे हम इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। बेसिकली ये इन्वेस्टर की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को शो करते हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर एग्जांपल अवेलेबल हैं और आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं और तीनों जो है लेवल ऑफ रिटर्न आपको सेम दे रहे हैं, लेकिन तीनों का जो रिस्क लेवल है वो डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप उस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे कि जो कि आपको कम, जिस पे आपको रिस्क फेस करना पड़े। तो इसी तरह फिर इन डिफरेंस कर्व जब आपके पास आ जाएंगी तो ग्राफ में आपके सामने एक पिक्चर की फॉर्मेट में, तो आपको डिसीजन लेते हुए आसानी होती है कि इसमें से हम कौन सा बेस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें। तो इन डिफरेंस कर्व जो है वो आपको फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टर्स को इस सिलसिले में। So, following Markowitz approach, the measure for investment return, as we have already discussed that to measure the expected rate of return, जो है ये हमारी measure for investment है रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, और उसकी जो रिस्क लेवल है उसको measure करने के लिए जो statistical measure यूज करते हैं वो है standard deviation. So we have already discussed in our previous chapter that how these are calculated. लेकिन आपने रिटर्न और रिस्क दोनों को स्टैटिस्टिकली और क्वांटिटेटिवली मेजर करना होता है। जब आपके सामने एक फिगर सामने आ जाते हैं देन यू विल बी एबल टू मेजर टू टेक द डिसीजन दैट विच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी सुटेबल फॉर यू। जिस तरह इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट इन डिफरेंस कर्व्स जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं और वाई एक्सेस पे रेट ऑफ रिटर्न है और एक्स एक्सेस पे डिफरेंट रिस्क बताए गए हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ए बी सी डी 4 डिफरेंट जो हैं वो इन्वेस्टमेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जिनका जो लेवल है, लेवल ऑफ रिस्क, वो भी डिफरेंट है। तो अब आप हमेशा जब भी इसकी सिलेक्शन करेंगे तो वो हमेशा आपने 2 एजम्पशंस को सामने रखना है, जिनको हम सामने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि हर इन्वेस्टर की जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब आप इनडिफरेंस कर्व जब आप एक ग्राफ में शो करेंगे तो ये आपको एक डिफरेंट ही मिलेगी। तो इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिस्क जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हर पोर्टफोलियो का डिफरेंट होगा। 2 फंडामेंटल assumptions हैं when you will select the best optimal portfolio। आपने यानी कि जो भी आप इन डिफरेंस कर्व आपके सामने हैं, लेकिन अब आपने जब सेलेक्ट करना है कि किसी एक पोर्टफोलियो में को जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस सिर्फ 2 चीज़ों का अगर आप रखेंगे, एक है एजम्पशन ऑफ नॉन सेटिएशन, दूसरी है एजम्पशन ऑफ रिस्क एवर्जन। अब एजम्पशन ऑफ नॉन सेटिएशन क्या कहती है कि इन्वेस्टर हमेशा उस पोर्टफोलियो को ज़्यादा प्रेफर करेगा जो कि उसको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न देगा एज कंपेयर टू दैट पोर्टफोलियो विच विल गिव देम द लोअर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसलिए जो है जब भी वो देखेगा कि 2 किस्म की अगर फॉर एग्जांपल उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं
और दोनों का जो है रिस्क एक जैसा है, यानी कि दोनों में उसको जो नुकसान का खतरा है वो एक जैसा है, लेकिन वो उन दोनों में से जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक का ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो डेफिनेटली वो उस तरफ जाएगा जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। ये एक नॉन सेटिएशन अप्रोच है। इसी तरह दूसरी जो एजम्पशन है वो रिस्क एवर्जन की है। जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं। रिस्क एवर्स मीन दैट दे विल प्रेफर दैट पोर्टफोलियो विच विल गिव देम द मैक्सिमम रिटर्न एट अ मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क। तो इसी तरह अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितनी भी हैं, लेकिन अगर आपको उसके पास जो है लेवल ऑफ रिटर्न आपको चारों एक जैसी दे रही हैं, लेकिन लेवल ऑफ रिस्क उनमें डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आप उस तरफ जाएंगे जिसका लेवल ऑफ रिस्क कम से कम होगा। तो ये जो है रिस्क एवर्जन अप्रोच है। तो ये दो अप्रोचेज हैं जिनको सामने रख के इन डिफरेंस कर्व्स में जब आपके सामने ड्रॉ की जाती हैं ग्राफ में, और इन दो अप्रोचेस को फॉलो करते हुए आप ऑप्टिमल पोर्टफोलियो की सिलेक्शन करते हैं कि दैट विल गिव यू द बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। जिस तरह अगर आप इस ग्राफ में देखें कि आपके पास तीन अपॉर्चुनिटीज हैं, ए, बी और सी। अगर हम फर्स्ट अप्रोच को देखते हैं, नॉन सेटिएशन अप्रोच, तो वो ये कहती है कि जिसमें जो है आपका लेवल ऑफ रिस्क तो एक जैसा है लेकिन रिटर्न जो है वो डिफरेंट है। यानी कि अगर आप सी है या ए है, ठीक है, इन दोनों का रिस्क देखें वो एक जैसा है, यानी कि ए की लाइन पे है, लेकिन सी का रिटर्न नीचे है और ए का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप नॉन सेटिएशन एजम्पशन को फॉलो करते हैं तो देन डेफिनेटली यू विल प्रेफर दी पोर्टफोलियो ए, क्योंकि उसका लेवल ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है आपको। इसी तरह आप रिस्क एवर्जन की तरफ जाते हैं, तो जिसमें आपको जो है ए, बी और सी तीन तरह की डिफरेंट जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें जो है जो आपकी पोर्टफोलियो ए है, ठीक है, उसका जो रिस्क है वो कम है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो इसलिए जो है आप कोशिश, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ रिटर्न तो एक जैसा है, ठीक है, लेकिन रिस्क जिसमें कम होगा आप उस तरफ जाएंगे। ये सेकंड एजम्पशन की जो है उसको फॉलो करते हुए आप जब सिलेक्शन करेंगे, तो ये ग्राफ के ज़रिए भी इन दोनों हमने एजम्पशंस को देखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो है दोनों अप्रोचेस को फॉलो करते हुए इन्वेस्टर जो है अपनी पोर्टफोलियो, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो की सिलेक्शन करता है। एफिशिएंट सेट थ्योरम, अच्छा ये थ्योरम क्या कहता है? बेसिकली जब हम इन डिफरेंस कर्व भी डिज़ाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टू डिफरेंट एजम्पशंस, तो होता क्या है कि इन रियलिटी में देर आर डिफरेंट नंबर्स ऑफ पोर्टफोलियोज, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशन हैं, लिस्ट ऑफ डिफरेंट एसेट्स है, तो आपने पोर्टफोलियोज भी डिफरेंट ड्रॉ कर लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर जो है हर वक्त रिस्क रिटर्न बेसिस पे ही इवेल्युएट करे। तो वो मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी जो है इस क्वेश्चन को जो है आंसर करती है बाय यूजिंग द एफिशिएंट सेट थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि हमेशा इन्वेस्टर जो है उस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेगा या जिसके नज़दीक वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा, यानी कि वो पोर्टफोलियो, यानी कि उसके पास अगर 10 हैं तो 10 में से जो एक उसके लिए बेस्ट है उसको हम कहेंगे एफिशिएंट पोर्टफोलियो। लेकिन वो एफिशिएंट किस बेस पे है, उसकी दो नीचे एजम्पशंस हैं कि वो पोर्टफोलियो दैट विल ऑफर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क, यानी कि आपके पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, सब आपको जो है एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन रिस्क लेवल सब में डिफरेंट है। तो डेफिनेटली आप उस पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे जो कि आपको कम ज़्यादा यानी कि रिटर्न दे रहा है, क्योंकि रिटर्न जो है वो हमेशा मैक्सिमम जो देगा आप उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन उसके में लेवल ऑफ रिस्क उन सब का डिफरेंट है। तो हमेशा आप कोशिश करेंगे, और हर कोई को यही कोशिश करता है कि मैं उस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊं जो कि मुझे रिटर्न ज़्यादा दे लेकिन उसमें लेवल ऑफ रिस्क जो है कम हो। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास डिफरेंट आपके पास जो लेवल ऑफ रिस्क है वो चाहे 10 पोर्टफोलियोज हैं तो 10 का रिस्क एक जैसा है लेकिन रिटर्न आपको डिफरेंट दे रहे हैं वो, तो हमेशा आप उस पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे जिसमें रिटर्न ज़्यादा होगा, यानी कि नॉन सेटिएशन अप्रोच आप फॉलो करेंगे। और फर्स्ट वन में क्या है कि जब आप रिस्क एवर्स होकर सोचेंगे कि आप उस पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे जिसमें लेवल ऑफ रिस्क कम होगा। तो दो डिफरेंट तरह से जो है वो उसमें हम लोग इन डिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं जब अपने पोर्टफोलियोज को, और इसको हम कहते हैं एफिशिएंट सेट थ्योरम।
अब एफिशिएंट सेट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हम अपने पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक पोर्टफोलियो ऐसा होता है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं कि आपके पास एक फिजिबल सेट होता है। उस फिजिबल सेट में से आपने एक अपना एफिशिएंट पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आपने जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। So efficient set of portfolios involve the portfolios that the investor will find optimal one. Optimal one जो कि उसको सूट करेगा, उसकी choices और preferences के according उसको वो maximum rate of return देगा। और जब हम इनको ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री जो है आपकी ग्राफ की, उसमें ये एक कर्व शो होती है जिसे हम कहते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर जो है बेसिकली ये कर्व होती है जो कि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को शो करती है। जब आप वर्टिकल एक्सिस पे रिटर्न और एक्स एक्सिस पे अपने रिस्क ड्रॉ करते हैं तो आपको एक कर्व शो होती है, ठीक है। और ये वो स्पेस है, आपको ये कर्व यानी कि बता रही होती है कि इस पूरे ग्राफ में आपके पास 10 पोर्टफोलियोज थे, लेकिन जो कर्व आपके लिए बेस्ट है वो है कि उस स्पेस में कि जो कि आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम लेवल पे दे रही है, और उसमें जो है उसमें ईच लेवल ऑफ रिस्क यानी कि उसका रिस्क लेवल जो है सबका सेम है, लेकिन आपके लिए वो बेस्ट है जो कि आपको सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है, तो वो आपके लिए एक एफिशिएंट फ्रंटियर की स्पेस में सामने आएगा। उसे हम कहते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। तो ये एफिशिएंट फ्रंटियर बेसिकली हम फिजिबल सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी सेट्स जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, उससे आप एक आइडेंटिफाई करते हैं, और ये ड्रॉ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें से बेस्ट आपका एफिशिएंट फ्रंटियर क्या है। एफिशिएंट फ्रंटियर बेसिकली आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बता रहा होता है जो कि आपने सिलेक्ट करना होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो द फिजिबिलिटी सेट रिप्रेजेंट्स ऑल पोर्टफोलियोज, यानी कि जितने भी हैं आपके पास, आपने पोर्टफोलियोज पहले ड्रॉ किए थे, 8 हैं 10 हैं, जितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट कुड बी फाउंड फ्रॉम द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। जितनी भी आपके पास लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल थी आपने उनको देखते हुए, ठीक है, जितने भी आपने पोर्टफोलियो बना लिए, लेकिन अब आपने सब में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने किसी एक में जाके करनी है, तो इसलिए फिजिबिलिटी सेट तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन उसमें से जो बेस्ट एफिशिएंट आपको या ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो सिलेक्ट करना है, वो एफिशिएंट फ्रंटियर पे जो पोर्टफोलियो सामने आता है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जब आपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस पे आपका रिस्क लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिस्क फ्री सिक्योरिटी यानी कि रिस्क फ्री रेट जो है यहाँ पे ड्रॉ किया जाए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो एक कर्व आपको शो हो रही है, ठीक है, यानी कि इसमें ए बी सी डी 4 डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, और ये डिफरेंट एक जो आपकी शेडेड पोर्शन है ये आपका फिजिबल सेट है, मीन्स कि इसके अंदर 4 पोर्टफोलियो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा जो कि आपकी इस लाइन के साथ टेंजेंट होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं मार्केट पोर्टफोलियो, जिसमें आपकी जो है सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे टेंजेंट हो रहे हैं इस फ्रंटियर के ऊपर। तो आप ये देखें कि एम वो पॉइंट है जिसे हम मार्केट पोर्टफोलियो भी कहते हैं, जो कि आपकी एफिशिएंट फ्रंटियर के साथ जो है वो टेंजेंट होता है, ठीक है। और इस लाइन को हम कैपिटल मार्केट लाइन भी कहते हैं। तो कैपिटल मार्केट लाइन बेसिकली इट्स द ट्रेड ऑफ आर विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। किसका रिस्क? जो आपने एफिशिएंट पोर्टफोलियोज ड्रॉ किए हैं अंडर डिटरमिन अंडर रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। तो ये जो फिजिबल एंड एफिशिएंट सेट दोनों यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं इस ग्राफ में, और उसी एजम्पशंस को फॉलो करते हुए, यानी कि जो नॉन सेटिएशन और रिस्क एवर्जन अप्रोच जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं ए और बी जो कि बाउंड्री पे हैं फिजिबिलिटी सेट के, ठीक है, वो उसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टर के लिए जो है ऑप्टिमल वन है। सो बाकी जितने भी हैं पोर्टफोलियोज जो कि वो इनके
लिए, इन्वेस्टर्स के लिए इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। इसीलिए अगर हम यहाँ पे जहाँ पे रिस्क फ्री रेट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये वो रेट है जो कि हम डिफॉल्ट रिस्क भी जिसे हम कहते हैं, रिस्क फ्री रेट है जो कि हर इन्वेस्टर ने इसको फेस करना होता है। ठीक है, तो ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट लाइन, और एफिशिएंट फ्रंटियर इसके साथ जो है वो टेंजेंट होती है। ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड द कैपिटल मार्केट लाइन, और जितने भी इसके पोर्टफोलियोज इस पॉइंट के ऊपर हैं उसे हम कहते हैं कि टेंजेंट पॉइंट, जिस तरह एम है, और ये हमारा मार्केट पोर्टफोलियो है। मार्केट पोर्टफोलियो मीन्स दैट it will cover all the assets which will comes in an efficient portfolio. अब हम आते हैं इनकी कैलकुलेशन की तरफ। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपने पोर्टफोलियो की एनालिसिस करनी है तो दो चीज़ों को आपने क्वांटिटेटिवली मेजर करना है। एक तो उसका रिटर्न, और साथ में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपने उसका रिस्क लेवल भी मेजर करना है। तो फर्स्ट वन हम आते हैं मार्कोविट्स एफिशिएंट सेट पोर्टफोलियो अप्रोच की तरफ, क्योंकि इट शुड इवेल्युएट अल्टरनेटिव पोर्टफोलियोज इनसाइड द फिजिबिलिटी सेट। ठीक है, आपने जो फिजिबिलिटी सेट के अंदर आपके पास 3, 4, 5, 6 जितने भी पोर्टफोलियोज आपने बनाए हैं, उनकी आप जब तक रिस्क एंड रिटर्न्स को क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं करेंगे तो तब जाके आप उसमें इस एबल नहीं होंगे कि उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है या रेट ऑफ रिस्क कितना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो रिस्क लेवल है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व, ये हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। सो द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो मस्ट बी डिस्कस्ड and we will discuss. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ये बेसिक आपका करेक्टरिस्टिक है इन्वेस्टमेंट का, जो कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना होता है। अब मार्कोविट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उसने जो फोकस करता है ये थ्योरी, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड टर्मिनल वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो उनका फोकस होता है। लेकिन इन रियलिटी पोर्टफोलियो जो है इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, इसमें हमने हर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का पोर्शन हमने कैलकुलेट करना होता है कि फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट सिक्योरिटीज़ ने मिलके एक पोर्टफोलियो बनाया है, तो हर एक इंडिविजुअल का यानी कि सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3 एंड सिक्योरिटी 4, हर एक सिक्योरिटी का हमने रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होगा, और उसकी हमने वेटेज देखनी होगी कि टोटल 100% एक पोर्टफोलियो का अगर वेट है तो उसकी 100 में पोर्टफोलियो सिक्योरिटी 1 का कितना वेट है, सिक्योरिटी 2 का कितना वेट है, सिक्योरिटी 3 का कितना वेट है। तो उनको हम उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम उन तमाम चारों सिक्योरिटीज़ के रिटर्न्स को ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो इसे हम कहते हैं कि वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम जो है कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला यही है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो here which we will represent with the symbols of capital E, R represent for the rate of return and P represent for the portfolio, and basically this is the summation of weights into their expected rates। ठीक है, यानी कि जितनी भी आपने सिक्योरिटीज़ को ऐड करके एक पोर्टफोलियो बनाया है, मींस कि आपने 4 सिक्योरिटीज़ को ऐड किया है, तो 1, 2, 3, 4 चारों के आपने वेट्स और उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है उनके वेट्स को, देन यू विल सम अप एंड देन यू विल गेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट पोर्टफोलियो। So this is the formula through which we will be able to calculate the expected rate of return. Next is the risk of portfolio, second element which you must have to calculate it। लेकिन जिस तरह रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो को अगर हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में भी हमने चेक किया था, रिस्क का मतलब क्या होता है, मीन्स के डाइवर्जन फ्रॉम द एवरेज, कि उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, कितनी उसमें चेंज है, या कितनी सिक्योरिटीज़ के एक्चुअल रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न में कितनी उसमें चेंज है, यानी कि एक्चुअल जो आपने अर्न किया है और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उनमें कितना चेंज है। बेसिकली ये जो है हम लोग उसको मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो कि उसका स्टैटिस्टिकल मेजर है और जो कि पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल बताता है। रिस्क मीन्स कि उसकी डाइवर्जन बताता है एवरेज से।
अब जब बात करते हैं हम इसकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि वो जो है वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ देयर सिक्योरिटीज़ की, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के वेट को हमने उनके एक्सपेक्टेड रेट के साथ मल्टीप्लाई करके देन उसका हमने सम अप किया, यानी कि वेटेड एवरेज लिया। लेकिन जब हम कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क की बात करते हैं तो सो दिस इज नॉट सिंपली द वेटेड एवरेज अप्रोच। इसमें हम लोग ने उसकी जस्ट वेट नहीं करना होता। द रीज़न इज़ दैट, रीज़न इसका क्यों है इसको हम आगे जाके देखेंगे। क्योंकि जब हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं और उस पोर्टफोलियो में हम कोई भी सिक्योरिटी ऐड करते हैं तो वो हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन अपनी चॉइस नहीं होती कि हमने एक को ऐड कर दिया दूसरे को डिलीट कर दिया। जब हम एडिशन करते हैं या उसमें से हम किसी सिक्योरिटी को डिलीट करते हैं तो हम दो चीज़ों को सामने रखते हैं। एक है हमारी कोवेरियंस, सेकेंड वन इज़ दी कोरिलेशन, कि कोवेरियंस उन सिक्योरिटीज के बीच में क्या है और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से मेजर करते हैं। तो इन दो जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं इनके थ्रू ही हम जो जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं जो हम पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं वो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो का बेसिक मकसद यही है कि जो चार पोर्टफोलियोज फॉर एग्जांपल आपकी किसी एक पोर्टफोलियो में ऐड है, इंडिविजुअल हो सकता है कि सिक्योरिटी 1 का लेवल ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू सिक्योरिटी 2, लेकिन जब हम उनको एक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तो हम हमेशा वही सिक्योरिटीज़ ऐड करते हैं जो एक दूसरे के साथ नेगेटिवली कोरिलेट कर रहे हो। तो जो कोवेरियंस है बेसिकली या कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट है, ये इन दोनों के रिलेशनशिप को शो करते हैं। कोवेरियंस की जो वैल्यू है ये रेंज करती है माइनस से प्लस के बीच में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये उसको आइडेंटिफाई करती है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, यानी कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो जब वो नेगेटिव साइड पे होगी तो मीन्स कि वो डाउनवर्ड है, जब वो पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड है। इसी तरह जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में रिलाई करती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है। हम पता चलता है अगर पॉजिटिव है तो किस हद तक है, मीन्स कि उसका लेवल ऑफ इंटेंसिटी बताती है डायरेक्शन का, कि पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव या कितना अपवर्ड इसका जो है वो मूवमेंट जारी है इस सिक्योरिटी की। अगर नेगेटिव है या डाउनवर्ड है तो किस हद तक जारी है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए जब आप उसमें रिस्क को मेजर कर रहे होते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क को। सो व्हेन यू विल फॉर्म द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी कि आपने पोर्टफोलियो तो बनाना है लेकिन वो बनाना है कि जो कि अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग द टेक्निक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को उन एसेट्स में या उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है कि जो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दें और टोटल उस पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो निग्लिजिबल टू ज़ीरो हो। ठीक है। जब भी आप जब इसकी रिस्क को कैलकुलेट करेंगे तो इन दो को हमेशा मद्देनजर रखते हैं। अब इसकी जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है उसका जो फार्मूला है जिसके थ्रू जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपने सिर्फ दो सिक्योरिटीज़ को ऐड करके आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, यानी कि ए और बी। तो जब आप उसका रिस्क आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा आप उसको उसके वेट और रिस्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जो आपका जो वेट 2 है बी का और उसको उसके रिस्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये WA और WB ये जो है कोवेरियंस है, यानी कि जो प्लस के बाद आपके आ रहा है और उनके आपने जितने भी रिस्क और वेट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ ये कोवेरियंस को शो करता है। तो इसी तरह जो है ये बेसिकली इट्स द प्रोपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो इनिशियल वैल्यू इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी आई एंड जे, यानी कि दो सिक्योरिटीज़ हैं कोई भी, यानी कि उसने ए और बी का नेम उसको दे दिया और उसमें वो उसके वेट्स को जो है वो आई और जे कर रहा है। सिक्योरिटी ए को वो आई कर रहा है और उसको जे कर रहा है नेक्स्ट सिक्योरिटी को, और इन दोनों का आपस में क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को वो शो कर रहा है। ठीक है, और उनको दोनों को यानी कि कैलकुलेट करेगा कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड देयर कोवेरियंस। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका जो है स्टैटिस्टिकल मेजर है इसको रिस्क को कैलकुलेट करने में, और ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए जो है आप
लेवल ऑफ रिस्क किसी भी पोर्टफोलियो का कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, now we will conclude our today's lecture. We have discussed the different topics. Number one, हमने जो डिस्कस किया है वो है पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी में जो सबसे क्लासिक थ्योरी थी जिसमें इनिशिएशन दी थी मार्कोविट्ज ने 1958 में, जिसको मीन वेरिएंस थ्योरी भी कहते हैं। और इस थ्योरी में उसने ये कहा था कि बेसिकली उसने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क का रिलेशनशिप ही बताया था कि इंडिविजुअल स्टॉक का जो है वो आप जब मेजर करते हैं तो जब आप उसको एक पोर्टफोलियो में ऐड कर देते हैं और जो है उसमें उनके जो हम रिलेशनशिप को कोरिलेशन और कोवेरियंस से जब मेजर करते हैं तो ये जो ओवरऑल टोटल रिस्क है इस पोर्टफोलियो का वो नेग्लिजिबल टू ज़ीरो हो जाता है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक थीम पूरा होता है। जो मेन पोर्टफोलियो थ्योरी का थीम है वो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड वन ये है कि जब पोर्टफोलियो की हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हम इनडिफरेंस कर्व ड्राइव करते हैं। इनडिफरेंस कर्व बेसिकली शो करती है इन्वेस्टर्स की चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, और ये रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को शो कर रही होती है। दो डिफरेंट वस की अप्रोचेज हैं, नॉन सेटिएशन अप्रोच और रिस्क एवर्जन अप्रोच। नॉन सेटिएशन अप्रोच कहती है कि लेवल ऑफ रिस्क तो आपके पास सेम है, यानी कि अगर दो आपके पास पोर्टफोलियो 3 है, 4 है, 5 है, सब में आपको जो रिस्क है वो एक जैसा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उनमें लेवल ऑफ रिटर्न डिफरेंट है। तो डेफिनेटली आप वो पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे जो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा। ये नॉन सेटिएशन अप्रोच जो है फॉलो करती है। जो रिस्क एवर्स है वो ये कहते हैं कि आपके पास जो है रिटर्न जो है 10 पोर्टफोलियोज हैं तो 10 के 10 आपको एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन उनमें लेवल ऑफ रिस्क डिफरेंट है। तो आप उस पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे जिसमें लेवल ऑफ रिस्क कम से कम होगा, तो आप उस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे। ये है एजम्पशन ऑफ रिस्क एवर्जन की। इस तरह जो है इन दोनों एजम्पशंस को फॉलो करते हुए जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी कि आपके लिए जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा उसको हम एफिशिएंट सेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो वो थ्योरम भी यही कहता है कि जी आपने हमेशा वो पोर्टफोलियो सेलेक्ट करें दैट ऑफर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क एवर्जन। और दूसरा वो कहता है कि जो नॉन सेटिएशन अप्रोच को फॉलो करता है कि ऑफर मिनिमम रिस्क फॉर वेरिंग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जिसमें आप जो है मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क जो है उसको सिलेक्ट करेंगे रिस्क एवर्जन अप्रोच के थ्रू, और फर्स्ट वन को वो जो फॉलो कर रहा है नॉन सेटिएशन अप्रोच को। एफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो जब आप ड्रॉ करते हैं, आपके पास 3 पोर्टफोलियोज हैं, 4 हैं, 5 हैं, आपके पास एक फिजिबिलिटी सेट आ जाता है और इन डिफरेंस कर्व के थ्रू आप एक ही ग्राफ में अपने तमाम पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिटर्न्स कैलकुलेट करके जब ड्रॉ करते हैं तो आप इस काबिल होते हैं इसमें से बेस्ट आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो उसमें से जो एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व जो आपके पास आती है, इन डिफरेंस कर्व जो कि CML के साथ टेंजेंट होती है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। और CML बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो कि रिलेशनशिप शो करता है रिस्क और रिटर्न का, ठीक है, लेकिन अंडर डिटरमिन रिस्क फ्री रिटर्न, जिसमें आप रिस्क फ्री रेट को भी मद्देनजर रखते हैं और फिर जाके यानी कि टोटल जो रिस्क है आपका सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, इन दोनों को सामने रखते हुए फिर हमने इसकी कैलकुलेशन की बात की रिटर्न और रिस्क की। रिटर्न जो है बेसिकली पोर्टफोलियो का जो रिटर्न आप कैलकुलेट करते हैं वो उसमें अगर आपके पास 4 सिक्योरिटीज़ हैं तो चारों का जो है आप वेटेड एवरेज लेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न जितनी भी चारों सिक्योरिटीज़ हैं हर एक का। लेकिन जो रिस्क है जो कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करेंगे, ये उस तरह सिंपल वेटेड एवरेज अप्रोच से हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। इसमें हम लोग दो चीज़ों को सामने रखते हैं, एक है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और सेकंड वन इज दी कोवेरियंस। तो हम उन तमाम के पहले जिस तरह हम लोग रिटर्न में करते हैं उसके वेट और एक्सपेक्टेड रेट को सिक्योरिटी 1 के, इसी तरह सिक्योरिटी 2 के वेट और एक्सपेक्टेड रेट को, फिर उन दोनों का आपस में जो कोरिलेशन है और कोवेरियंस है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके थर्ड उस इक्वेशन में ऐड करके हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं वो होता है रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, जो कि उस फार्मूला में हमने पढ़ा है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने कवर किया है कि व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो थ्योरी, और पोर्टफोलियो थ्योरी का जो स्टार्ट हुआ था वो मार्कोविट्स ने दिया था। मार्कोविट्स ने कैसे उसकी एक बेस दी और उसमें रिस्क रिटर्न कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कैपम मॉडल, एप्ट मॉडल एंड मार्केट एफिशिएंसी मॉडल। टिल देन, thank you so much, take care of yourself. Allah Hafiz.